स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का सीडीपी। आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लिए गए हैं और संभावित आने वाले प्रश्न को भी लिया गया है। तो आइए हम लोग ज़्यादा बातचीत न करते हुए प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। कराए निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? तो देखिए, विश्वसनीयता और वैधता, वस्तुनिष्ठता और मापन या मापक। ठीक है ना? तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वैधता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, क्योंकि किसी भी मापक उपकरण या विधि में सर्वप्रथम विशेषता यह होनी चाहिए कि उसका गुण या अथवा गुणों का मापन कर सके जिसके लिए उसका उपयोग किया जाना है। ठीक ना? मान लीजिए जिसके लिए उसका उपयोग किया जाना है उसकी विश्वसनीयता बनी रहे, ठीक ना, उसकी वैधता सही है जिससे वह आसानी से मापा जा सके, उसमें कोई त्रुटि ना हो, वैधता रहेगा, वैध रहेगा तभी मान्य होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में किसके मापन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य, व्यक्तित्व। तो देखिए यह जो है अभिवृत्ति से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सृजनात्मकता, बी अभिप्रेरणा, अच्छा अभिप्रेरण लिखा है तो अभिप्रेरणा ही होगा। ठीक है। सी है रुचि और डी है बुद्धि। तो देखिए किसका घटक है बताइए। ये जो सृजनात्मकता का है, जो सृजनात्मक बालक होते हैं वह क्या करते हैं कि सभी प्रकार के निर्णय लेते हैं, जटिल समस्याओं में रुचि लेते हैं, उत्सुक होते हैं, ठीक है, और ये मौलिकता से परिपूर्ण होते हैं और एक साथ कई समस्याओं पर ध्यान को केंद्रित करते हैं, ठीक है, स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, 3 तो हो गया। निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? अभी हम बताएं मौलिकता भी है, प्रवाह भी है, उपयोगिता भी है, मित्य वैधता नहीं है। ठीक ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 हो गया। 5 देखेंगे। गैगने निम्न में किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 अधिगम का श्रेणीक्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का प्रबंधन। तो देखिए जो गैगने है, गैगने साहब ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था द कंडीशन ऑफ लर्निंग, जिसमें यह बताया गया था कि कोई भी सीख हो एक क्रम से होनी चाहिए, एक श्रेणी क्रम से होती है उसमें, ठीक ना, एक श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए, ठीक ना। तो देखिए श्रृंखला का अंतर्गत सबसे ऊपर समाधान तथा सबसे नीचे सांकेतिक को बताया गया था सीखने के लिए, ठीक ना। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अधिगम का श्रेणी क्रम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित, बी है कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यस्त संबंधित, सी है कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंधित और डी है बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित। तो देखिए जो बुद्धि लब्धि से संबंधित जो सत्य है इसमें बुद्धि लब्धि तथा कालानुक्रमिक आयु, मतलब कालानुक्रमिक आयु का मतलब वास्तविक आयु, ठीक ना। परस्पर क्या होते हैं, व्युत्क्रमिक होते हैं।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वास्तविक आयु जो होता है किसका व्युत्क्रम होता है, मानसिक आयु का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है 60 का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सृजनात्मकता, बी है अभिरुचि, सी है व्यक्तित्व और डी है दबाव। तो देखिए जो 60 जो है इसका जो प्रयोग होता है व्यक्तित्व मापन के लिए, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका जो प्रयोग होता है, तो देखिए इसका जो प्रयोग होता है ना, जो 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति होते हैं उसमें 16 शील गुणों को मापा जाता है, ठीक ना। इसमें जो 16 शील गुण है कौन कौन से होते हैं, ईमानदारी, सत्यता, सत्य एवं अहिंसा, सहयोग, अधिनायकवाद, कर्तव्य निष्ठा, परोपकार, समय की पाबंदी, व्यवहार, कुशलता, सामाजिकता, सौम्यता, आत्मविश्वास, प्रभुत्व, उत्साह और आत्मगौरव। ये 16 जो होते हैं इसी को नापा जाता है, ठीक ना, जो 17 साल से ऊपर वाले व्यक्ति होते हैं। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 कैटेल, गिलफर्ड, थर्स्टन, स्पीयरमैन। तो देखिए जो बुद्धि का जो तरल मोजेक मॉडल यह जो देने वाले थे कैटेल थे। कौन थे, कैटेल। इन्होंने 2 मॉडल दिए थे, ठीक ना, बुद्धि की, एक तरल बुद्धि और एक ठोस बुद्धि, ठीक ना। तरल बुद्धि का मतलब जो होता था तर्क के आधार पर समस्या को हल करना, और ठोस बुद्धि का जो मतलब था शिक्षा, प्रशिक्षण या अनुभव पर आधारित, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, बच्चे संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। कह रहे बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन है इसमें, खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो देखिए जो संज्ञानात्मक विकास जिसमें होता है वह विद्यालय और कक्षा का वातावरण में होता है, ठीक ना, जहाँ बच्चे संवेदित सूचनाओं को ग्रहण कर उसका रूपांतरण और विस्तार करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं। आवश्यकता, प्रेरक, चालक, इच्छा। तो देखिए जो अभिप्रेरणा होती है वह आवश्यकता के अनुसार ही होती है। अगर आपको आवश्यकता रहेगी तभी आप जागेंगे, अभिप्रेरणा मिलेगी तो उसको सीखेंगे। जब आवश्यकता नहीं रहेगी तो क्या सीखेंगे, घंटा सीखेंगे, कोई अभिप्रेरणा मिलेगी नहीं, मिलेगी ना। तो इसका सही जवाब इसलिए हो जाएगा आवश्यकता। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। सीखना, क्रिया करना, सोचना, कल्पना करना। तो देखिए कह रहा है व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसको जो कहा जाता है सीखना, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। पहचान, धारण, पुनर्स्मरण, अनुभूति। तो देखिए पहचान भी करना एक स्मृति का ही कारक है, धारण भी करना है, पुनर्स्मरण, लेकिन अनुभूति जो है यह स्मृति का कारक नहीं है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आवश्यकता का सिद्धांत, बी है शारीरिक सिद्धांत, सी है दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत और डी है अंतर्नोद का सिद्धांत। तो देखिए मैस्लो के जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है और आवश्यकता का सिद्धांत को ही कहा जाता है, ठीक ना। देखिए इन्होंने 5 प्रकार के आवश्यकता का सिद्धांत दिए हैं।
सम्मान की आवश्यकता, सामाजिक की आवश्यकता, प्रत्यानुभूति, ठीक है ना, सुरक्षा और शारीरिक, ठीक ना। ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सत्ताधारी नेतृत्व, बी है प्रजातांत्रिक नेतृत्व, सी है हस्तक्षेपी नेतृत्व, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए जो विद्यालय में जो शैली होनी चाहिए बेहतर, वह एक प्रजातांत्रिक नेतृत्व वाली होनी चाहिए, जो सभी के लिए बराबर हो, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। सैफर, ड्रेवर, हेल्डफील्ड, लैडेल। तो देखिए, जो है ड्रेवर क्या होता है? इसका मतलब होता है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उन्हें बनाए रखना, ठीक ना। तो ये ड्रेवर के अनुसार ही बताया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ड्रेवर। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, चेस तथा कार्ड को वर्गीकृत किया जा सकता है। लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल, गतिमान खेल। तो देखिए, जो चेस मतलब शतरंज की बात कर रही है, तो इसमें क्या होता है, यह एक बौद्धिक खेल होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, अभिवृत्ति संप्रत्यय क्या है? संज्ञान परक, क्रिया परक, संयोगात्मक परक, ये सभी। तो देखिए, संज्ञान परक भी होता है, क्रिया परक भी होता है और संयोगात्मक परक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि, ऑप्शन नंबर 1 है सीखने की क्षमता है, बी है अमूर्त चिंतन की क्षमता योग्यता है, सी है या तो ए या तो बी, और डी का दोनों। तो देखिए, सीखने की क्षमता भी होती है, अमूर्त चिंतन की योग्यता की क्षमता भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोथ, ए और बी दोनों, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का में से है। तर्क, चिंतन, बोध, विवेक। तो देखिए, जो प्रेरणा का जो संबंध है वह किससे है? बोध से है, ठीक ना। अधिगम का बोध से ही संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, बी है रचनात्मकता और मौलिकता, और डी है समायोजन और बुद्धि, और डी है चिंतन और कल्पना। तो देखिए, जो थॉर्नडाइक का व्यक्तिगत वर्गीकरण का आधार है वह व्यवहारवादी चिंतन है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिंतन और कल्पना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सूक्ष्म विचारक चिंतन, प्रत्यक्ष विचारक चिंतन, स्थूल विचारक चिंतन, ठीक ना। 3 प्रकार के चिंतन के बारे में बताए हैं। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतिकारिक अवरोध, प्रतिबोधित अवरोध और प्रतिच्छादित अवरोध। तो देखिए, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिकारी अवरोध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, निम्नलिखित में से मानसिक विकास के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय किसके? सिवाय भग्नाशा के, तनाव के, संबंध के, चिंता के। तो देखिए, यह जो है तनाव, भग्नाशा, चिंता, भूल एवं त्रुटि से संबंध मानसिक विकास का लक्षण नहीं होता है, ठीक ना। तो जो भग्नाशा है और तनाव है और चिंतन है, यह मानसिक विकास का लक्षण नहीं है। सिवाय दिया है तो जो नहीं होगा वही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसके सिवा ये सब नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे,
विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है या कहा गया है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। तो विकास के काल का जो अत्यधिक दबाव का या तनाव का काल कहा जाता है वो किशोरावस्था को, ठीक ना, स्टेनले हॉल के द्वारा, ठीक ना। इन्होंने बताए थे कि जो किशोरावस्था होता है संघर्ष का अवस्था होती है, तनाव की अवस्था है, तूफान की अवस्था होती है और विरोध की अवस्था होती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक डॉट डॉट पर प्रयोग करके किया था। खरगोश, चूहे, कुत्ते, बिल्ली पर। पावलोव किस पर किए थे प्रयोग, बताइए? तो ये कुत्ते पर किए थे, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुत्ते पर। अनुबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत जो है किस पर किए थे, कुत्ते पर। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। सीखने का वक्र है सीखने की प्रगति के सूचक, सीखने की मौलिकता के सूचक, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक और सीखने की रचनात्मकता के सूचक। तो देखिए जो ये है सीखने का वक्र सीखने के प्रगति के सूचक होता है, ठीक ना। इसमें पता चलता है बच्चे का अत्यधिक उन्नति कैसे हुई है, बच्चा सीखने में मंद बुद्धि है या सृजनात्मक है, कैसा है, यह बात उसमें होती है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु, विद्यार्थियों की आयु, व्यक्तित्व विभिन्नता और विद्यार्थियों को पारस्परिक पृष्ठभूमि। तो देखिए अध्यापन के समय जो अध्यापक को सर्वाधिक जो ध्यान रखने चाहिए विद्यार्थियों की पारस्परिक पृष्ठभूमि का, ये तो बात होगी नहीं, व्यक्तित्व विभिन्नता की, ठीक ना। किसकी? व्यक्तित्व विभिन्नता की। किस बच्चे की विभिन्नता कैसी है, कौन बच्चा तेज़ी से सीख रहा है, कौन बच्चा स्लो सीख रहा है, कौन बच्चा मंद बुद्धि है, कौन बच्चा एक प्रगतिशील बच्चा है, कौन सृजनात्मक बच्चा है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो डॉट डॉट। ऑप्शन नंबर ए परस्परता का कहते हैं, बी है रचनात्मकता कहते हैं, सी है गतिशीलता कहते हैं और डी संगति कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? गतिशीलता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। मानसिक स्वास्थ्य और में घनिष्ठ संबंध है और किसमें घनिष्ठ संबंध है? कहने का मतलब मानसिक स्वास्थ्य और किसमें घनिष्ठ संबंध है? तो ऑप्शन नंबर अभिवृत्ति, स्वीकार्यता, बचने, समायोजन। तो देखिए जो समायोजन जो है इसमें घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। निम्न में कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो ऑप्शन नंबर ए रचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद और सृजनशीलतावाद। तो देखिए जो सीखने में अधिगम में अधिक स्वतंत्रता जो देता है वह सृजनशीलतावाद, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर आज का आखिरी और अंतिम देखेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन हुए इस प्रैक्टिस सेट में। आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों का सही है। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? ऑप्शन नंबर ए मिश्रित विधि, बी है विचार साहचर्य विधि और सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मिश्रित विधि भी होती है, विचार और साहचर्य विधि भी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। टोटल 30 क्वेश्चन हुए। आप लोग बताइए 30 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।